खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। मेहनत इतनी करो कि सफलता ही तुम्हारी पहचान हो। मेहनत इतनी करो कि सफलता ही तुम्हारी पहचान हो। नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल और आज हम हमारे सर के साथ हैं जिनका स्ट्रगल वाकई हमें मोटिवेट करेगा। नमस्कार, और आप आए तो अच्छा लगा। देखिए, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह राजपूत है और मैं भिंड जिले के अचलपुरा गांव है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। और एक गांव देखा जाए तो चंबल तो वैसे भी थोड़ा सा लोगों की नज़र में उस प्रकार की छवि बनी हुई है, पर ऐसा नहीं है। ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। और उस गांव से मेरी प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा मैंने वहाँ पे अपने गांव से ही संपन्न की। उसके बाद 10वीं 12वीं नज़दीक 6-7 किलोमीटर वहाँ पे एक कस्बा है रौन, तहसील भी है, ब्लॉक भी है, तो वहाँ से मेरी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की सरकारी स्कूल में। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं में 89% और 12th में 84% ऐसा मेरे प्राप्तांक रहे 10वीं और 12वीं में। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ITI कॉलेज ग्वालियर में हमारा एडमिशन हुआ, वहाँ से मैंने ITI करी। ITI पास आउट होने के बाद में फिर मुझे एक जॉब मिली आगरा में, टोरेंट पावर लिमिटेड, जिसमें आगरा में प्राइवेटेशन है UPPCL का, जिसमें मैंने वहाँ पे सर्विसेज करी। और वहीं पर रहते मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। कोशिश ये करो कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि देखो ऑनलाइन एक तमाशा बना रखा है। आपको एक सपोर्ट मिल सकता है ऑनलाइन, आप क्योंकि मोबाइल में अगर आप ऑनलाइन घर पर तैयारी करते हो तो उसमें क्या बहुत सारे आपके डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। आप क्लास देख रहे हैं, उसमें कहीं आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया, फेसबुक का मैसेज आ गया, तो कहीं ना कहीं उसको आप क्लिक करोगे। फेसबुक का आ गया तो फिर आप स्क्रॉल करते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो आपका जो डेडिकेशन होता है, जो आप किसी भी बिंदु पे जो आप ध्यान आप केंद्रित करते हैं, वो जो केंद्रण होता है वो एक्चुअली हो नहीं पाता। जी सर, सही कह रहे हैं। तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप ऑफलाइन पढ़ें, किताब से पढ़ें, फिर भी आप सपोर्ट के लिए ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी। किसी भी परीक्षा में लाखों फॉर्म भरे जाते हैं जी। आप मानते हो कि पढ़ने वाले 50,000 तो रहते ही हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, लगन किसी के अंदर लगन नहीं है। आज उन्होंने 6 घंटे पढ़ ली, 6 दिन पर पढ़े ही नहीं वो। एक लगन, कई लोगों को लगन होती है डेली पढ़ रहे हैं, पर एक होती ईमानदारी। माँ बाप आपके देख रहे हैं, मेरा बच्चा जो है 6 घंटे से लगातार उसकी कंटिन्यू उसकी सेटिंग है, पर नहीं पता बच्चा रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है। तो वो ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। मेहनत करनी है, लगन से करना है, पर वो ईमानदारी से करना है। आपके अंदर तीनों गुण होना चाहिए, मेहनत, लगन और ईमानदारी। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था सर? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो बताएं सर। फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय थी, और अभी भी मतलब जॉब लगी है तो उतनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। पिताजी एक किसान थे, छोटी खेती है, लगभग 8-9 बीघा खेती है, तो उसी में अपना जीवन यापन पिताजी करते थे। छोटा मोटा दूध का व्यापार था, तो पिताजी जैसे भी करके खेती से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, थोड़ा बहुत दूध से व्यापार से जो भी पैसा इकट्ठा होता था, तो जो भी उनकी इनकम थी, जो भी उनकी आय थी, वो लगभग आय का 90% वो मेरे ऊपर खर्च करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा कम से कम अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। मेरे पिताजी की एक सोच थी कि हम तो उस क्षेत्र में नहीं जा पाए, शिक्षा के क्षेत्र में, या मैं जॉब में नहीं, मैं सरकारी सेवा में या किसी भी निजी क्षेत्र में मैंने एक अपना अच्छा काम नहीं कर पाया, या मैं अच्छी कहीं भी जॉब नहीं कर पाई, पर मैं अपने बच्चे को इतनी शिक्षा दे दूं कि कम से कम वो अपनी निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में अपना अच्छा एक कैरियर बना सके। बिल्कुल सर, मतलब ये अपन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहता है एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे। और सर, आपने बताया था कि आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, आपकी पहली सैलरी कितनी थी? एक्चुअली हुआ क्या, ITI का 3रा सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम पे ग्वालियर में। उस समय पिताजी का देहांत हो गया, और वो मेरे लिए बहुत ही मतलब हृदय विदारक घटना थी, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो, ऐसी ईश्वर से कामना है
क्योंकि उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शरीर इतना कमजोर था, मजदूरी करने लायक नहीं थे, मजदूरी करने लायक नहीं थे हम। स्टूडेंट ही रहे सर आप उस टाइम। पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, पिताजी खत्म हो गए थे, छोटी मोटी जमीन जायदाद वो भी, अब पिताजी खत्म हो गए उसको करेगा कौन। जो भी आय का स्रोत थे, जो भी इनकम के सोर्स थे वो लगभग खत्म हो गए सारे, जीरो। अब पैसा कहाँ से है, ग्वालियर रहना है तो मकान का किराया भी देना है, रूम का किराया भी देना है, कोचिंग की फीस भी देनी है, कॉलेज में भी थोड़ा पैसा लगता था, खाना पीना रहना, बहुत खर्चे होते हैं। लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये कहाँ से आए। तो उस समय जीवन समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन किस दिशा में जा रहा है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीवन जो है पीछे की तरफ जा रहा है। और उस समय कैसी स्थिति बन गई थी, कैसे भी 6-7 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए, और मैं भटका भी। तो फिर एक उस टाइम पे ग्वालियर की मैडम थी डीएसपी मंजू, डॉक्टर मंजू यादव, तो उनने मुझे अपने रेस्टोरेंट में काम दिया। तो वहाँ पे मैंने 2 महीने जॉब करी, मुझे 3500 रुपये पर मंथ देती थी वो। पहले उन्होंने बोला कि काउंटर पे मतलब जो बिल वगैरह बनाने का काम रहेगा, पर 2 दिन जॉब करी तो उन्होंने भी बोला कि नहीं आपको किचन में भी काम करना पड़ेगा। तो किचन में जितने भी काम होते हैं साफ़ सफाई के, वो अपने सारे काम करे हैं। अगर सीधी बात बोलूँ तो मैंने कुछ टाइम तक जूठे कप भी और प्लेट भी मैंने वहाँ पे साफ करी है। क्यों, पिताजी का ना रहना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो दिन भी अपन ने देखे। फिर थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया, तो फिर हमारा टोरेंट पावर लिमिटेड में हमारा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, एग्ज़ाम हुआ, और जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने सब क्वालिफाई कर लिया, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छी कंपनी है, परमानेंट बेसिस पे हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो उस टाइम पे जो मुझे पहली जो सैलरी मिली थी वो मुझे कुछ मिली थी 14,000 रुपये कुछ करके, 14,730 रुपये जी पहली सैलरी। फिर मैंने वहाँ पे लगभग 6 साल मैंने वहाँ पे सर्विस करी, और उस प्लेटफॉर्म की वजह से वो टोरेंट पावर कंपनी में मैंने अपनी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में सुधार किया, मैंने खुद में सुधार किया। फिर मैंने सोचा कि पिताजी जो है उनकी एक ही सोच थी कि मेरा बेटा पढ़ जाए, नौकरी लग जाए, और उन्होंने अपना जो भी जीवन था मेरे लिए समर्पित कर दिया मेहनत कर करके। लेकिन कारण बस ईश्वर की ऐसी मर्जी थी कि वो पूरा जो समय था उनका मेरे साथ वो नहीं रह सके। तो फिर मैंने ठानी कि नहीं, अब पिताजी का जो बलिदान था उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और रात दिन मेहनत करेंगे। और मैं ठीक है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, पर मैं सरकारी सेवा में जाने की पूरा प्रयास करूँगा, रात दिन मेहनत करूँगा। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में एक सरकारी सेवा का थोड़ा एक अलग ही महत्व रहता है, तो मैंने कहा शायद इससे मेरी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। और मैंने रात दिन प्रयास किया, और मैंने लगभग 11 जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, जिसमें 2-3 जगह वेटिंग चली है ना, 1-2 जगह उन्हें बुलाया नहीं, वो मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये, और सर हमने एक चीज़ ये भी सुना था कि आपकी शादी के दिन जॉइनिंग लेटर आया था जी, वो किस चीज़ का था सर, वो भी थोड़ा बताइए। एक वो कहावत नहीं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जी जी। तो अभी जैसे बात करूं, जैसे मैं अभी MPPGCL में सिलेक्टेड हूं, जी सर। तो ये शायद कुछ 22 जुलाई की, मुझे एग्जैक्ट नहीं, पर जहाँ तक कंफर्म है 22 या 23 जुलाई के शाम की बात है। तो मैं दिल्ली ट्रांसको का एग्ज़ाम दे के आ रहा था, और शाम के टाइम ड्यूटी पे था, तो मैंने देखा तो मेरा MPPGCL का मेल आ गया, तो यहाँ पे फाइनली सिलेक्टेड हो गया, तो बहुत खुशी हुई। और उसके बाद जब शादी हुई, तो शादी के ही दिन, यानी जैसे आज बारात जानी है, आज बारात जानी है, और आज सुबह डाकिया आता है, उसने आवाज़ लगाई घर पे, किसी व्यक्ति से बोला होगा कि कौशलेंद्र का ज्वाइनिंग लेटर है। मैं आया, अब शादी की थकावट, मतलब शादी के काम में लगे रहते हैं, तो रात में लेट सोया। अब सुबह 8 बजे ऐसे आके मलते हुए आया, मैंने कहा कौन है, तो देखा तो बाहर डाकिया महोदय खड़े हैं। तो बोले भैया आपका नाम कौशलेंद्र, मैंने कहा जी। बोले आपका ये जो है नियुक्ति पत्र है, तो मैंने देखा तो दिल्ली ट्रांसको का, मैंने कहा देखो इसमें भी हो गया। फिर उसके बाद मेरा एक जगह और भी हो गया था, सांची जो दुग्ध निगम करके MP का, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये सब मतलब वो एक बहुत अच्छा पल था। उस टाइम पे मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि मतलब शादी के दिन किसी व्यक्ति का ज्वाइनिंग लेटर आता है सरकारी नौकरी का, तो वो खुशी का किसी का भी ठिकाना नहीं रहेगा। जी सर, बिल्कुल आपकी स्ट्रगल लाइफ देखकर। और सर अभी आप कुछ कहना चाहेंगे आने वाले समय के लिए, स्टूडेंट के लिए, लोगों के लिए? देखो, आने वाले समय के लिए स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप पहले डिसाइड कर लो कि जीवन में करना क्या है। अगर आपको नेता बनना है तो दिन भर आप नेताओं के, लोगों के पीछे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं राजनीति भी कर लूँगा, विधायक जी के साथ फोटो भी खींचनी है, सेल्फी भी डालनी है फेसबुक पे, और मुझे तैयारी भी करनी है, तो शायद ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और खुद इतनी मेहनत करो, क्योंकि देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। परमात्मा भी मेहनत करने के बाद ही भगवान बनते हैं।
जिसका साक्ष्य प्रमाण है, जब भगवान जो राम हैं वो वन जाने के पहले उनको राजा राम बोलते थे, और जब वन से लौट के आए फिर उनको भगवान राम बोला गया। क्यों? क्योंकि उन्हें मेहनत करी, उन्हें तपस्या करी, नंगे पैर सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, लू चल रही है, कांटे हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, जंगली जानवर, उनके बीच में रहे उन्हें तपस्या करी, दुष्टों का संहार किया। तब व्यक्तियों को लगा कि ये आम नागरिक नहीं, ये भगवान है। यानी भगवान, इंसान जो भगवान बनता है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जब परमात्मा जो साक्षात ईश्वर के जो रचयिता हैं, सृष्टि के जो चालक हैं, उनको जब मेहनत वो मेहनत से नहीं बच पाए, तो हम तो एक आम इंसान हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यही है कि देखो, अगर आपका टारगेट है, कंपटीशन का ज़माना है, डे पर डे कंपटीशन बढ़ रहा है, आप एक लगन से मेहनत करो, ईमानदारी से करो, मेहनत करो, और सफलता तो आपको मिलेगी। और खुद पे अपना भरोसा रखो, कोई भाई किसी का नहीं होता। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पास 4 दोस्त बन जाएंगे। आज के डेट में मोदी का परिवार के नाम से कम नहीं तो हजारों लाखों पेज होंगे। क्यों भैया? जब कोई विधायक होता है ना, कोई सरपंच होता है, कोई एमएलए होता है, कोई पार्षद होता है, तो उसके दूर दूर के रिश्तेदार बन जाते हैं। और वही जब एमएलए 2-3 बार हार जाता है, फिर उसके पास कुछ जाता भी नहीं मिलने के लिए। तो लोग कहते हैं ना कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है। तो मैं मानता हूँ जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा हो ना तब तक पैसे ही सब कुछ है भाई। बिल्कुल। आपके रिश्तेदार, आपके घर, आपके परिवार वाले, अगर आप गरीब हैं तो आपके रिश्तेदार आपके यहाँ चाय भी नहीं आएंगे। और अगर आपके पास पैसा है तो आपके दूर के मौसा के, चाचा के, ताऊ के, वो भी आपको रिश्तेदार बना लेंगे। तो जीवन में मेहनत करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि इस दुनिया में, इस कलयुग में, इस समय आपको अर्थ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अर्थ यानी पैसा की आपको बहुत आवश्यकता है। बिना पैसा के आप एक अच्छा जीवन, एक सम्मानजनक जीवन आप नहीं जी सकते। जी सर, बिल्कुल। आप जनरल डिब्बों में जाओ, ट्रेन में जाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जनरल डिब्बे में धकेलोगे, वहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो गलत व्यवहार करते हैं, हमको देख रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए कम से कम इतना तो हमारे पास अर्थ होना चाहिए कि हमारा परिवार एक सम्मानजनक और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। जी सर, सही है सर। वाकई एक छोटे से गांव से निकल के एक इतना लंबा जो सफ़र रहा है, वो वाकई बच्चों को मोटिवेट करेगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।